क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? तो प्राचीनतम शैल समूह अरावली तंत्र, आर्कियन तंत्र, कुडप्पा तंत्र या विदियन तंत्र। ये जो ऑप्शन नंबर बी है आर्कियन तंत्र, आर्कियन तंत्र भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। भारत का सबसे प्राचीनतम शैल समूह है आर्कियन तंत्र। अगर इसको हम लोग क्रम से देखें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी आर्कियन तंत्र। क्रम से देखें तो आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कुडप्पा चट्टान, विंध्य चट्टान और गोंडवाना चट्टान। एक क्रम से हो जाएगा आर्कियन चट्टान, आर्कियन के बाद धारवाड़ चट्टान, उसके बाद कुडप्पा चट्टान, विंध्य चट्टान, गोंडवाना चट्टान। भारत में सबसे प्राचीनतम चट्टान है वो है आर्कियन। भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन तथा सबसे नवीनतम चट्टान की बात करें तो हो जाएगा गोंडवाना। सबसे नवीनतम गोंडवाना और सबसे प्राचीनतम आर्कियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? हिमालय पर्वत की श्रृंखला में पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से सजाना है। जब उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से सजाइएगा तो सबसे पहले आएगा पटकाई बूम, उसके बाद नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो या उसी को बोलते हैं लुसाई पहाड़ी। तो सबसे आएगा पटकाई बूम, उसके बाद नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, उसके बाद मिजो पहाड़ी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये जो हिमालय पर्वत की उत्तर से दक्षिण की ओर की सही क्रम हो जाएगा पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और मिजो पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ये जो नदी और उनके जो सहायक नदी हैं इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है इसमें? ये गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। ये क्या है? गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती। गंगा की सहायक नदी पेनगंगा, ये हो जाएगा गलत। गंगा की सहायक नदी पेनगंगा नहीं बल्कि गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा। हमसे पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। कृष्णा की भीमा और लुनी की सुकारी सही है। ये जो पेनगंगा है वो है गोदावरी की सहायक नदी। हम बात करते हैं गोदावरी का उद्गम स्थल देखिएगा तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1465। गोदावरी की 1465 किलोमीटर की कुल लंबाई है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी पूर्णा, वारधा, पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता इसके कुछ प्रमुख नदी है। इसके कुछ सहायक नदी है। गंगा की बात करें तो गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी और भारतीय नदी के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून वर्ष केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में निम्नलिखित में किस अवधि के दौरान घटित होता है? ये जो मानसून वर्ष है वो घटित होता है जून का पहला सप्ताह से। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये जून का। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा क्या होती है? अचानक शुरू हो जाती है और इसमें तेज गर्जन, बिजली के साथ साथ नमी, भरी हवाओं की अचानक शुरुआत हो जाती है। इसको बोला जाता है मानसून वर्ष कहा जाता है। तो इसकी अवधि होती है जून का पहला सप्ताह से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है झूम खेती कहते हैं। झूम खेती किसे कहते हैं? तो झूम खेती कहा जाता है खांसी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी झूम खेती खांसी। झूम खेती की पद्धति से किसान क्या करते हैं? भारत में उत्तर पूर्वी प्रदेशों की बात करें तो मुख्यतः उत्तर पूर्वी प्रदेश में असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। उधर झूम खेती की जाती है। ये जो खासी लोग जो मेघालय राज्य की मूल निवासी हैं, मेघालय की मूल निवासी खासी है
और झूम कृषि पद्धति से क्या करते हैं, अपना खेती करते हैं। और मेघालय में झूम कृषि पद्धति का ही नाम है, स्थानीय नाम को बोगमा कहा जाता है। इसको स्थानीय नाम से मेघालय में बोगमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी, वो थी मिजोरम में, सबसे अधिक थी मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भौम जल यानी ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य निम्नलिखित में कौन से है? ये जो ग्राउंड वाटर है इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यूज करता है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु भौम जल यानी ग्राउंड वाटर के सबसे अधिक उपयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्षा भर जलवायु उच्च तापमान के साथ साथ अर्ध बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग में कौन सा युग सबसे उपयुक्त है? कि जो गंगा के निचले मैदान की जब वर्षा होती है तो उसमें क्या होती है, जलवायु उच्च तापमान हो जाता है और उसके साथ साथ अर्ध बनी रहती है, यानी भूमि जो अर्ध बनी रहती है, इसमें सर्वाधिक उपयुक्त होता है वो होता है धान और जूट के लिए, धान और जूट के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ये जो गंगा के निचले मैदान जैसे पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी बिहार शामिल किए जाते हैं, यहाँ पे उच्च तापमान एवं अर्ध जलवायु दशा ने धान और जूट के लिए क्या है, आदर्श कंडीशन है, आदर्श कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर गुजरती है? ये जो कर्क रेखा है वो 17 देशों से होकर गुजरती है। इस 17 देश से गुजरती है जिसमें बहामास, मेक्सिको, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा, मोरितानिया, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब। ये कर्क रेखा टोटल 17 देश से होकर गुजरती है, जिसमें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, माली। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, माली। और ये माली पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो हो जाएगा बृहस्पति। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है। और मीथेन गैस के अलावा वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस, हीलियम एवं अमोनिया गैस भी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में स्थानीय पवनों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये जो स्थानीय पवन है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है? ये जो विल्जर्ड है वो साइबेरिया क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में प्रभावित होता है। क्या होता है? ये साइबेरिया, अमेरिका और कनाडा में प्रभावित करता है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत में, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र में ये चुनिक प्रभावित करता है। और मिस्ट्रल यूएसए एवं कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रभावित करता है। ये जो मिस्ट्रल है वो यूएसए एवं कनाडा में ये जो नहीं बल्कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन है जो स्पेन और फ्रांस की सर्वाधिक प्रभावित करता है। यूएसए और कनाडा में नहीं बल्कि स्पेन और फ्रांस में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें है जो सुमेलित नहीं है? पनामा नहर, सुएज नहर और कील नहर। पनामा नहर की बात करें तो मेक्सिको की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर। पनामा नहर मेक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये हो जाएगा गलत। जो
पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, न कि मेक्सिको की खाड़ी से। स्वेज नहर की बात करें तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य, लाल सागर एवं भूमध्य सागर, लाल सागर और अरब सागर नहीं बल्कि भूमध्य सागर। किल नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, एक हो जाएगा सही। पूछा जा रहा है कौन सा इसमें गलत है, तो ऑप्शन 1 और 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं तुर्की किनके मध्य स्थित है। ये जो तुर्की है वो किसके मध्य स्थित है, तो तुर्की काला सागर एवं भूमध्य सागर में के मध्य अवस्थित है। काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में क्या है, अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। जब पारिस्थितिकी तंत्र तत्वों के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। और ये जो दीर्घ तत्वों के जैविक से अजैविक तथा अजैविक से जैविक घटनाओं की प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है, और इसी को बोलते हैं भू रासायनिक चक्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। इसमें यानी कौन सा कथन क्या है, गलत है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे से परिचित नहीं थे। हे भगवान, पहले ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जबकि हड़प्पा सभ्यता को यूँ क्या बोलते हैं, कांस्य युग बोला जाता है, कांस्य युग बोला जाता था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है। उत्तर वैदिक काल में 2 उच्च वर्ण है, एक है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, उसी को क्या कहता है, द्विज, वो हो जाएगा उच्च वर्ण। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए और उपयुक्त युग में कौन सा सुमिलित है। लेखक है और उसकी रचनाएं शूद्रक, कालिदास और अमर सिंह। शूद्रक की रचनाएं की बात करें तो मृच्छकटिकम शूद्रक, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम और अमर सिंह रोमक सिद्धांत नहीं बल्कि अमर सिंह द्वारा लिखा गया है रचना है अमरकोश। तो ऑप्शन 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही। द्राविड़ शैली के मंदिरों को गोपुरम किससे संबंधित है। ये गोपुरम किससे संबंधित है, वो है उच्च अलंकृत सिंह द्वार। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम किस सल्तनत कालीन शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की थी। दिल्ली हस्तांतरित की थी होते इल्तुतमिश। ऑप्शन का हो जाएगा सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया था। लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उसके दामाद भी बन गया था और इसका कार्यकाल था 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश की बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था इल्तुतमिश कराया था, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा का केशव मंदिर निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाया गया। ये मथुरा का जो केशव मंदिर है वो बनाया गया है वीर सिंह जुदेव बुंडेला। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा। स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहने वाला सतवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने स्वयं को अनूठा शासक अनूठा ब्राह्मण कहा था। सतवाहन शासक के गौतमीपुत्र सतकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित करना सूची 1 को सूची 2 से। जात, सवार,
दीन अल्लाह मदद मसा। जात, जात होता है मन शब्दारों के पद तथा वेतन का सूचक। सवार, सवार की बात करें तो मन शब्दारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। दीन ए आला, दीन ए आला वित्त मंत्रालय और मदद मसा अनुदान में दी गई कर मुक्त भूमि। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके शासनकाल में किया गया था? जो इस्तमरारी बंदोबस्त है वो शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किया गया था और इसी को अस्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी और भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। वो किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस इस्तमरारी बंदोबस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? वंदे मातरम का व्यापक, वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के समय। और ये स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, 7 अगस्त 1905। निम्नलिखित में कौन से होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा? ये जो होम रूल लीग आंदोलन जो 1916 में हुआ था, 1916 में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट होल रूम की स्थापना की थी, जिसमें लाला हृदय लाल का संबंध गदर पार्टी से था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हृदय लाल, लाला हृदय लाल को गदर पार्टी से क्या था, इसका संबंध था, न कि होम रूल से। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनें। ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको एग्जैक्ट डाटा याद है तो बिल्कुल सही कर लिए जाओगे, अगर गलत है तो माइनस लेके बैठ जाओगे। 100% क्लियर है कि आपका डाटा सही है तभी क्वेश्चन से खेलें, वरना इसको इग्नोर कर दें। लेकिन ये डाटा रहता है कि अप्रोक्स सबको याद ही रहता है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, नौसेना विद्रोह, लाल किला मुकदमा। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था अगस्त 1942, अगस्त 1942, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 और लाल किला मुकदमा हुआ था नवंबर 1945। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें आएगा 2 क्रिप्स मिशन जो हुआ था मार्च 1942 क्रिप्स मिशन। उसके बाद अगस्त में आया था अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, लाल किला मुकदमा 1945 और नौसेना विद्रोह 1946। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 1 4 3। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। ये जो क्लीमेंट एटली है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और भारत में प्रधानमंत्री एटली थे। उस समय भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। और भारत की आज़ादी, भारत को स्वतंत्रता माउंटबेटन योजना के तहत मिली, जिससे भारत में बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन का अधिकार मुहैया कराया था? किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल की विधान परिषद, जो विधान परिषद अधिनियम बना था भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1861।
77वां भारतीय सेना दिवस 2025 का थीम क्या है? ये जो 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 में हुआ है, इसका थीम था समर्थ भारत सक्षम सेना। समर्थ भारत और सक्षम सेना, ऑप्शन सी। सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है और 77वां यानी 77th सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा की थी। 2025 का सुधार का वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और इसका थीम था समर्थ भारत सक्षम सेना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में भारत के 16वें महान्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो 16वें नंबर के हैं वो है आर वेंकट रमनी। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल का भारतीय संविधान में भाग 5 और अनुच्छेद 76 में है। और ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये भारत सरकार के विविध मामलों में सलाह देती है और वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी तुषार मेहता जो 51वें मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान के महान्यायवादी वेंकट रमनी तुषार मेहता वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के क्या है? सॉलिसिटर जनरल है वर्तमान में तुषार मेहता। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबंध किस राज्य से? ये जो सुख शिक्षा योजना है वह हिमाचल प्रदेश, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है और इसका ये उद्देश्य है जो तलाकशुदा, बेसहारा, विधवा महिला, दिव्यांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके तहत जो सुख शिक्षा योजना है इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या किया जाएगा? 1,000 रुपये मासिक अनुदान मिलेगा। इसमें होगा कि जितने भी विधवाएं हैं, तलाकशुदा, बेसहारा है, उनको क्या बच्चे को भविष्य उज्जवल हो और अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने फरवरी 2025 में किसके साथ समझौता किया? ये जो भारत ने फरवरी 2025 में समझौता किया है अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना इनमें से किससे भारत रत्न 2024 नहीं दिया गया? भारत रत्न जो पिछले वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था, चौधरी चरण सिंह को दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था, लेकिन शारदा सिन्हा को भारत रत्न नहीं बल्कि शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का 187वां सदस्य कौन सा देश बना है? ये जो ILO है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका 187वां सदस्य बना है टोंगा, ऑप्शन डी टोंगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा। और वर्तमान में ILO के अध्यक्ष की बात करें तो गिलबर्ट होंगवो। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भारत में इसका स्थान है 118वां, हैप्पीनेस में 118वां। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 147 देश शामिल हुए थे, जिसमें भारत का पोजीशन है 118वां। 147 में 118वां भारत का पोजीशन है
और सबसे टॉप यानी फर्स्ट पोजीशन पे है फिनलैंड। पद्म पुरस्कार 2025 में कितने को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया था, जिसमें पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19, एक पद्मश्री 113। चलिए कि इसमें पूछा जा रहा है पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया था। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया था। 25वां आईफा वर्ल्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? हो जाएगा लापता लेडीज। 25वां आईफा वर्ल्ड अवार्ड 2025 में जो दिया गया था सर्वश्रेष्ठ फिल्म, वो लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो हो जाएंगे कार्तिक आर्यन भूल भुलैया के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निताशी गोयल लापता लेडीज़ के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, वो भी लापता लेडीज़ के लिए। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाला महिला क्रिकेटर कौन है? सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर हो जाएगी स्मृति मंधाना। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्मृति मंधाना। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला देश कौन बन गया? यानी पहला देश कौन बन गया जो AI टूल्स को अपराध घोषित किया है? वो है ब्रिटेन। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, ब्रिटेन ने क्या किया है? AI टूल्स को अपराध घोषित कर दिया है, और ये अपराध घोषित करने वाला पहला देश है ब्रिटेन। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब, 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? ये है भारत। 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है भारत, और ईरान को हराकर एशियाई कबड्डी टीम जीते हैं भारत। ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत। और इसका जो आयोजन किया गया था महिला कबड्डी, इसका आयोजन किया गया था तेहरान में, इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत विजेता हुआ और ईरान इसमें क्या हुआ था? उपविजेता ईरान और विजेता भारत। हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ये जो 2025 का जो खिताब है वो है ओपन सुजाता चुआंगसरी जो इथोपिया की निवासी है, और इन्होंने 2025 का मिस वर्ल्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लिया है? जापान, सिंगापुर, दिल्ली या फिलीपींस? ये जो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ है वो हुआ है सिंगापुर। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सिंगापुर में एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में वर्तमान के CDS जनरल अनिल चौहान ने भाग लिया है सिंगापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला जिला कौन बन गया? यानी सौर ऊर्जा से पूरी करने वाला पहला राज्य बन गया है, वो है दीव। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दीव। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया जहाँ पे बिजली की पूरी तरह सौर ऊर्जा से कराता है। जितना भी वहाँ पे बिजली होता है पूरी तरह से सौर ऊर्जा से क्या करता है? पूरी करता है। और इसकी जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो वर्तमान में प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने जानकारी दी है। हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलता परीक्षण किसने किया है?
ये जो क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो क्या है? अग्रिकुल कॉस्मोस। अग्रिकुल कॉस्मोस राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत मंगोलिया के बीच 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ आयोजित हुआ है? ये जो नोमैडिक एलिफेंट होता है भारत और मंगोलिया के बीच होता है, और जो 17वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है नोमैडिक एलिफेंट, ये हुआ है मंगोलिया की राजधानी है उलानबाटर। मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर में इसकी 17वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है नोमैडिक एलिफेंट का। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उलानबाटर, जो मंगोलिया की राजधानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है? टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई की गई है वो है कर्नाटक। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कर्नाटक। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये जो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है वो लिया गया है कनाडा। कनाडा से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, कनाडा। ये जो भारत एवं कनाडा के जो संविधान में अवशिष्ट शक्ति है वो केंद्र सरकार को सौंपी गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार को सौंपी गई है, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में राज्यों को सौंपी गई है। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा डिफरेंस है। भारत और कनाडा के संविधान में अवशिष्ट सूची जो है वो केंद्र सरकार को सौंपी गई है, और वो जबकि वहीं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की बात करें तो राज्यों को सौंपी गई है। बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल। फ्रांस, फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अमेरिका, अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। राज्यों के अवशिष्ट में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें यानी कौन सा गलत है उसको बताना। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और झारखंड। ये जो गुजरात है, गुजरात बना था 1960, गुजरात 1960। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र 1962 नहीं बल्कि 1960, ये हो जाएगा गलत। पंजाब 1966, सिक्किम, सिक्किम 1974 नहीं बल्कि 1975, 1975 में इसका निर्माण हुआ था। और झारखंड का 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। तो इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन 2 और 4। तो ऑप्शन 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 और 4 क्या है? गलत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? संविधान के, भारतीय संविधान के विषय में कथन को चयन करना है। यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। सत्ता की निरंकुशता पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है, बिल्कुल प्रतिबंध लगाता है। यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है, बिल्कुल शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है भारतीय संविधान। यह समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है, बिल्कुल। ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही। तो उपयुक्त में से सभी के सभी क्या है? सही। शिमला समझौता निम्नलिखित में किस देशों के मध्य हुआ था? ये जो शिमला समझौता हुआ था 1972, शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता, राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? ये जो राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता है वो जाना जाता है पंजाब समझौता से। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, पंजाब समझौता। ये राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता पंजाब समझौता के नाम से भी जाना जाता है, और इसके तहत चंडीगढ़ का हस्ताक्षर, सेना से भागे सिखों का पुनर्वास, पंजाब और दिल्ली में हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने की शामिल था। और ये जो समझौता हुआ था वो हुआ था 24 जुलाई 1985। 24 जुलाई 1985 को भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पंजाब के अकाली नेता
हरचंद्र सिंह गोलेवाल द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता हुआ था और इसी को राजीव गांधी लोगोवाल या पंजाब समझौता के नाम से जाना जाता है और ये हुआ था 24 जुलाई 1985। 24 जुलाई 1985। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथकीकरण सिद्धांत किससे परिकल्पित है? शक्तियों का पृथकीकरण सिद्धांत ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। और अनुच्छेद की बात करें तो हो जाएगा आर्टिकल 50 में, आर्टिकल 50। भारतीय संविधान में दो उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्लोकन की शक्तियों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। न्यायिक पुनर्लोकन की शक्तियों को जो व्यक्त करती है वो है आर्टिकल 32 एवं आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की विधायी प्रक्रिया में प्रश्नकाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रश्नकाल के संदर्भ में कौन सा इसमें जो है जो विकल्प सही नहीं है? प्रत्येक सदन में प्रश्नकाल कार्यक्रम का प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का। इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभाग संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्नकाल में संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभाग संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दौरान सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, जिसके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये क्या है, गलत। प्रश्नकाल का प्रथम विषय होता है। इस काल में सदस्य मंत्रियों से उसके विभाग के क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और तार्किक प्रश्न वे प्रश्न हैं, इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तार्किक और एक अतार्किक। तार्किक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसके उत्तर मंत्रीगण मौखिक रूप से देते हैं, जबकि अतार्किक प्रश्न उत्तर उसको लिखित रूप में देते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। सभी सदस्य द्वारा मंत्रिपरिषद का सदस्य संसद के प्रति उत्तरदायित्व स्थापित करने का साधन है। सही, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? भारत में चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, गोस्वामी समिति, ये जो तीनों जो समितियां हैं वो भारत में चुनाव सुधार से संबंधित है। बल्कि आर चिलिया समिति ये क्या है, इनकम टैक्स से संबंधित है, यानी कर प्रणाली सुधार से संबंधित है। आर चिलिया समिति, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम में किस राज्यों में सर्वाधिक सफलता मिली है? जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद भू सुधार कार्यक्रम शुरू की गई थी, उसमें सर्वाधिक सफलता मिला था पंजाब और केरल, पश्चिम बंगाल और केरल को। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल और केरल को सर्वाधिक सफलता मिली थी भू सुधार कार्यक्रम में। क्वेश्चन नंबर 57, प्राय समाचारों में रहने वाली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से संबंधित क्या है? ये जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है वो है बाल्टिक सागर में रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन। बाल्टिक सागर में रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली एक गैस पाइपलाइन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है? ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है वो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग को नियोजित किया जा सकता है। कृषि, देखिए कोई एक छोटा सा एरिया है, अगर उसमें एक व्यक्ति का काम है तो हमारे भारत में एक के बदले उसमें पूरे घर के लोग लग जाते हैं। जितने भी 4-5 सदस्य होते हैं सारे के सारे उसी छोटा सा भूमि के लिए कार्य के लिए लग जाते हैं। उसी को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन हो जाएगा डी, कृषि। सेन सूचकांक का संबंध है
जो सेन सूचकांक का संबंध है वो हो जाएगा निर्धनता। राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्धनता से संबंधित है। निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों की सीमा के आकलन करता है सेन सूचकांक। निर्धनता के आकलन नीति नोबेल पुरस्कार प्रथम दिया गया था अमर्त्य सेन ने सूचकांक का विकास किया, जिसे सेन सूचकांक के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ये जो नरेगा है वो पारित किया गया था वर्ष 2005 में इसको पारित किया गया था। भारत की संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर 2005 को पारित किया था। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया और इसमें कानून बनाया गया था कि वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। कम से कम 100 दिन। ऑप्शन हो जाएगा सी 2005 और इसका नाम बदला गया नरेगा को मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद राष्ट्रीय आय निर्देशित करता है। ये जो राष्ट्रीय आय निर्देशित करता है कर लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन। कर लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? इसका जो कार्यालय है वो स्थित है हैदराबाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। हैदराबाद में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में 2001 में दिल्ली से स्थानांतरित किया गया था। किसी धातु का भार क्या होता है? किसी धातु का भार वह होता है, यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। यह वह बल है जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। कुल ऊर्जा उसकी नियत रहती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक छात्र अध्ययन करता है कि उत्तल लेंस हमेशा अपनी स्थिति के बावजूद आभासी छवि बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि क्यों बनाता है? जो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि इसका मुख्य रीजन है क्योंकि परिवर्तित किरण कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। जो परिवर्तित किरण होती है वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका मुख्य कारण होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है। इसका उपयोग हो सकता है या तो स्विच के रूप में या प्रवर्धक के रूप में। स्विच के रूप में और प्रवर्धक के रूप में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ए और बी दोनों रूप में। कह रहा है यूरेनियम 238 परमाणु में होते हैं। जो यूरेनियम 238 है जिसका एटॉमिक नंबर 92 यानी 92 होता है, उसमें प्रोटॉन की संख्या 92, न्यूट्रॉन 146 और इलेक्ट्रॉन 92। इसमें प्रोटॉन की संख्या 92, न्यूट्रॉन 146 और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 92। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही। निम्न में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का काम करता है वो करता है भारी जल। भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी। संयोजक बंधन को दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोश से प्राप्त कर सकते हैं। ये प्राप्त किए जा सकते हैं ब्रातम। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को डैश भी कहा जाता है। ये जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट ग्रुप को आंतरिक सक्रमक तत्व भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, आंतरिक और सक्रमक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन
है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कांच, पीतल, जर्मन सिल्वर और मुद्रण धातु। जो कांच है, कांच होता है तांबा और जिंक। कांच है तांबा और टीन। पीतल होता है तांबा और जिंक। जर्मन सिल्वर तांबा, जिंक और निकेल। मुद्रण धातु सीसा, एंटीमनी और टीन। 4 3 2 1 तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला समान सूत्र क्या है? ये जो एल्केन का प्रतिनिधित्व करता है उसका समान सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, CnH2n। ये होता है एल्किन का सूत्र CnH2n-1। क्वेश्चन नंबर 23। कोशिका भित्ति डैश डैश कोशिका में उपस्थित होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो जंतु में उपस्थित होती है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में क्या होती है? उपस्थित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है? देखिए, पौधे में जो फ्लोएम होती है एक जाइलम होता है। तो यहाँ से फ्लोएम क्या है? फ से फ्लोएम, फ से फल, ज से जाइलम, ज से जल। तो फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है, यानी फल के विभिन्न भागों तक क्या करता है? पहुँचाता है, जो फ्लोएम का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहणी यानी डुडेनम का भाग है। जो ग्रहणी या डुडेनम है वो भाग है छोटी आंत का। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये छोटी आंत का भाग है डुडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? लिगामेंट से जुड़ा होता है हड्डी से हड्डी लिगामेंट। मांसपेशी से हड्डी की बात करें तो मांसपेशी से जो हड्डी जुड़ा होती है वो होता है टेंडन, इसको बोलते हैं टेंडन। हड्डी से हड्डी यानी बोन टू बोन बोलते हैं लिगामेंट, यानी BBL ट्रिक हो जाएगा BBL। मांसपेशी से हड्डी यानी MBT हो जाएगा। मांसपेशी से हड्डी जोड़ता है टेंडन, बोन से बोन जोड़ता है लिगामेंट। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? ये जो वृषण कोष है शरीर के बाहर इसलिए रहता है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, जिसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऊर्जा पिरामिड की अवस्थित होती है। ये ऊर्जा पिरामिड की जो अवस्थित होती है वो होती है सीधा। ऊर्जा पिरामिड जो बनती है वो सीधा बनती है। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? जो स्त्री केसर के शीर्ष भाग को कहा जाता है स्टिग्मा, इसको कहा जाता है स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 81। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की, सॉरी चिकन पॉक्स नहीं, स्मॉल पॉक्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज किए थे एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट प्रश्न है जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ कौन सा? सबसे बड़ा संघ हो जाता है प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस या कॉर्डेटा। तो सबसे बड़ा संघ है वो है आर्थ्रोपोडा। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी आर्थ्रोपोडा। जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का शरीर क्या होता है? काइटिन नामक आवरण से ढका हुआ होता है, काइटिन नामक। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय कॉपी अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये जो केंद्रीय कॉपी अनुसंधान केंद्र है वो है चिकमंगलूर। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी चिकमंगलूर, जो कर्नाटक में है।
क्वेश्चन नंबर 84, ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? इसका जो ईवीएम का पहला प्रयोग हुआ था 1982 में केरल के परूर विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र में के उपचुनाव में किया गया था 1982 केरल में। नेक्स्ट प्रश्न, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? ढोकला बनाने की प्रयुक्त विधि है वो है खमीरीकरण। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो भारतीय सेना का 7 कमांडो में बांटा गया, जिसमें पूर्वी कमांडो का मुख्यालय कोलकाता। 7 कमांडो है, इसकी पूर्वी कमांडो का मुख्यालय है कोलकाता। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिरियां है? इसमें टोटल 24 तिरियां। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 24 तिरियां है। और इसकी चौड़ाई का बात करें, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। 2:3 चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, और इसमें टोटल 24 तिरियां। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ये संबंध है फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है ट्राई ब्रेकर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यानी जो सेंटेंस दिया गया, शी सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा तो हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी हैड स्टूड फर्स्ट। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। मेरे कमीज में 4 बटन हैं। मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। मेरे कमीज में 4 ही बटन हैं। तो इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे कमीज में 4 बटन हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मेरे कमीज में 4 बटन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्षा ऋतु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये जो वर्षा ऋतु है, इसका सही संधि विच्छेद किया जाएगा वर्षा प्लस ऋतु। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चूज द ऑप्शन टू एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आई वॉज राइटिंग एन एसे। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा, जब इसको पैसिव चेंज किया जाएगा तो हो जाएगा एन एसे वॉज बीइंग रिटन बाय मी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन प्रेम शब्द का परवाची नहीं है? प्रेम शब्द का जो परवाची नहीं होगा वो हो जाएगा परिष्कार। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी परिष्कार। प्रेम शब्द का परिवाची होता है प्रति, अनुराग, प्रणय, स्नेह, अनुरक्ति, ये सब प्रेम शब्द के परवाची। क्वेश्चन नंबर 94, किसने ईमेल के लिए एट चिन्ह का चुना? जो ईमेल में देखते हैं ना डबल कुछ अपना नाम लिखा रहता है, उसका लिखते हैं gmail@gmail.com। ये जो एट चिन्ह है उसको लॉन्च किए थे रे टॉमलिंसन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये रे टॉमलिंसन। क्वेश्चन नंबर 95, ये मैथ का क्वेश्चन है। कबीर और विक्की ने वेतन का अनुपात 2:5:2 है। यदि उसके वेतन के क्रमशः 20% और 12% की वृद्धि की जाती है तो नए वेतन का अनुमान क्या होगा? इसका जो नए वेतन का अनुमान हो जाएगा वो हो जाएगा 75:28। किसी भाषा में स्काई इज ब्लू को 85, 6 ब्लू एंड रेड को 75 और राम लाइक रेड को 203 है। तो सीता एंड राम को 379 लिखा जाता है। तो इस भाषा में राम लाइक्स ब्लू को क्या लिखा जाएगा? अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसको देखिए, ब्लू का 3, ब्लू का 5, राम का 3 और लाइक का 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 503। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी पहली संख्या से। 3:13:182 समानुपात 18 के क्या होगा? जो 13 है, 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी 169।
169 में जब 13 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 182। वहीं जब 18 के स्क्वायर किया जाएगा तो 18 के स्क्वायर होता है 324। 324 में जब 18 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 342। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 98, डी अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ई अकेले कार्य को 25 दिन में कर सकता है। यदि 8वें दिन तक साथ मिलकर कार्य करे तो शेष रह कार्य का अंश क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 7/25। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित कर सकता है। HQITK, यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे कौन सा अक्षर होगा, उसके बाद है N। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा Y, ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, 10 × 20 × 13 × डैश डैश इंटू 1000, यानी 10 से गुना, 20 से गुना, 30 से गुना, डैश डैश, यानी 1000 से गुना किया जाए तो शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। इनके बीच कितने संख्या हो जाएंगे जो शून्य होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 124। 124 कुल शून्य की संख्या ज्ञात होगी। 13 हम लोग देख रहे थे बिहार दौड़ का प्रैक्टिस, जिसमें आज का हमारा है 100 क्वेश्चन का एक सोल्यूशन, और इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कहीं से भी आप लोग ले सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस साथ। हम लोग देख रहे थे बिहार दौड़ का प्रैक्टिस। लव यू ऑल।